आज आप लोगों को हम दो अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे, जिनमें से एक प्रश्न पूछा जाना है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न लिखे हुए हैं, विरंजक चूर्ण कोष्ठ में ब्लीचिंग पाउडर के अनुसूत्रों को लेके दोनों नाम एक ही है। ठीक है, यहाँ पर हम उत्तर में लिख देते हैं, जरा ध्यान से देखेंगे। विरंजक चूर्ण का अनुसूत्र होता है CaOCl2, या इसी को दूसरी भाषा में हम लिख सकते हैं CaOCl। यहाँ पर कोष्ठ में दे देते हैं Cl, अर्थात Cl को गुना हुआ तो यहाँ पर Cl2 हो गया। ठीक है, ये हो गया अनुसूत्र। अब बोल रहा है विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे की जाती है। तो ठीक है, देखिए अगला प्रश्न हम लिखा देते हैं। अगला प्रश्न है, विरंजक चूर्ण का निर्माण, विरंजक चूर्ण का निर्माण, विरंजक चूर्ण का निर्माण किस प्रकार की जाती है। ठीक है, विरंजक चूर्ण का निर्माण किस प्रकार की जाती है। चलिए ये प्रश्न लिख लिए, तो इनका देखिए जवाब क्या होगा। जब शुष्क बुझे हुए चूने पर 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होती है। तो इसी बात को हम लिख देंगे, शुष्क बुझा हुआ चूना पर, शुष्क बुझा हुआ चूना पर 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से, क्लोरीन गैस करने से, प्रवाहित करने से विरंजक चूर्ण का निर्माण होती है। लिख दिए, विरंजक चूर्ण का निर्माण होती है। चलिए लिख दिए। प्रश्न बोल रहा था विरंजक चूर्ण का निर्माण किस प्रकार की जाती है। शुष्क बुझा हुआ चूना का अनुसूत्र होता है Ca(N2OH) का हॉल 2। ये शुष्क बुझा हुआ चूना का अनुसूत्र होती है, इस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं Cl2। तो यहाँ पर लिख देते हैं 40 डिग्री सेल्सियस ताप, ये ताप का सिंबल है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, CaOCl2। चलिए इसको लिख लिया। अब यहाँ पर हो जाएगा H2O, अर्थात इसमें जो जल था वो निकल गया। यहाँ पर इनका नाम भी लिख देते हैं, शुष्क बुझा हुआ चूना। यह है शुष्क बुझा हुआ चूना। यह है क्लोरीन गैस। चलिए यहाँ पर भी लिख देते हैं क्लोरीन गैस। अब ये हो गया आपको विरंजक चूर्ण, यहाँ पर लिख देते हैं विरंजक चूर्ण। अब ये जलवाष्प बन करके उड़ गया। प्रश्न बोल रहा था विरंजक चूर्ण का निर्माण किस प्रकार की जाती है। शुष्क बुझा हुआ चूना पर 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। ये शुष्क बुझा हुआ चूना हो गया, ये क्लोरीन गैस हो गया। 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर यहाँ पर क्या किए, क्लोरीन गैस ये शुष्क बुझा हुआ चूना पर प्रवाहित किए, तो यहाँ पर विरंजक चूर्ण का निर्माण हुआ, जल वाष्प बन करके उड़ गया। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को पूरा कर लेंगे। फिर देखिए अगला प्रश्न है, इसी से रिलेटेड है। यहाँ पर लिख देते हैं, विरंजक चूर्ण के विभिन्न उपयोगों को लिखें। लिख देते हैं विरंजक चूर्ण के विभिन्न उपयोगों को लिखें। लिख देते हैं विभिन्न उपयोगों को लिखें।
तो यहाँ पर लिख सकते हैं विरंजक चूर्ण के विभिन्न उपयोग निम्न है। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पर उत्तर में विरंजक चूर्ण के विभिन्न उपयोग निम्न है। विभिन्न उपयोग निम्न है। विरंजक चूर्ण के विभिन्न उपयोग निम्न है। चलिए देखिए, विरंजक चूर्ण के विभिन्न उपयोग निम्न हैं, लिख दिए। पहला होता है कीटनाशक के रूप में। इनका उपयोग हम लोग कीटनाशक के रूप में भी करते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं कीटनाशक के रूप में। कीटनाशक के रूप में, चलिए लिख दिए कीटनाशक के रूप में। कागज या कपड़ा के व्यंजन में, चलिए नंबर 2 में लिख देते हैं कागज या कपड़ा के व्यंजन में। यहां पर लिख दिए कागज या कपड़ा के व्यंजन में। तीसरा होता है लकड़ी के मज्जा के व्यंजन में। इसका उपयोग लकड़ी के मज्जा के व्यंजन में भी किया जाता है, तो यहां पर लिख देते हैं तीसरा लकड़ी के मज्जा के व्यंजन में। देखिए बोल रहा है विरंजक चूर्ण के विभिन्न उपयोगों को लिखें, तो विरंजक चूर्ण के विभिन्न उपयोग निम्न होता है। एक होता है कीटनाशक के रूप में, दूसरा होता है कागज या कपड़ा के व्यंजन में, तीसरा होता है लकड़ी के मज्जा के व्यंजन में। ठीक है, इस तरह से ये प्रश्न पूरा हो गया। ये देखिए चूर्ण से रिलेटेड प्रश्न पूरा हो गया। ठीक है, अब हम आप लोगों को प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बताएंगे, अर्थात विरंजक चूर्ण और प्लास्टर ऑफ पेरिस में से दोनों में से एक प्रश्न पूछा जाना है, चाहे जो पूछे। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। इस प्रकार से हमारा प्रथम प्रश्न पूरा हो गया। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न हम लिखा रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखेंगे। प्रश्न बोल रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस के अणुसूत्रों को लिखे, तो यहां पर लिख देते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसी को पेरिस ऑफ प्लास्टर भी कहते हैं। पेरिस ऑफ प्लास्टर के अणुसूत्रों को लिखें। प्रश्न बोल रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस के अणुसूत्रों को लिखें, तो इनका उत्तर हो जाएगा, जरा देख लेंगे। ये होता है CaSO4 इंटू 1/2H2O। यहाँ पर देखने वाली बात है CaSO4 अणु एक है, तो यहाँ पर जल हाफ है, तो इसी को हम दूसरी भाषा में लिख सकते हैं CaSO4 का, अर्थात यहाँ पर जल अणु आधा हो गया। यहाँ पर CaSO4 का हाल 2 है, अर्थात ये 2 अणु है तो जल 1 अणु हो गया। ठीक है, दोनों एक ही अणुसूत्र है। अगला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किस प्रकार की जाती है, तो ठीक है हम प्रश्न दे करके लिख देते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किस प्रकार की जाती है, किस प्रकार की जाती है। चलिए लिख लिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किस प्रकार की जाती है। प्रश्न, अगला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किस प्रकार की जाती है। जब जिप्सम को 125 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म की जाती है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होती है। इसी बात को हम लिख देते हैं जिप्सम को 125 डिग्री सेल्सियस ताप पर, जिप्सम को 125 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने से प्लास्टर ऑफ
जिप्सम को 125 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होती है। चलिए लिख दिए इसको भी। प्लास्टर जिप्सम को 125 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। चलिए लिख दिए। अब देखिए जिप्सम का अणुसूत्र क्या होता है। ये होता है CaSO4 into 2H2O। ये जिप्सम का अणुसूत्र है। चलिए इसको 125 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। ओए हाँ 125 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं CaSO4 into 1/2H2O। अब यहां पर आप लिख सकते हैं +3/2H2O, अर्थात ये जल अणु इससे वाष्प बन करके उड़ गया। तो यहां पर लिख देते हैं जिप्सम। जिप्सम को जब 125 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म की जाती है प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होते हैं। यहां पर लिख देते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जिप्सम को जब 125 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म की जाती है प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होती है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हो गया। ठीक है, देखिए इसी से रिलेटेड एक प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या होती है। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं। अगला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस के विभिन्न उपयोगों को लिखें। लिख देते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिखें। चलिए लिख दिए। यही प्रश्न बोल रहा था प्लास्टर ऑफ पेरिस के विभिन्न उपयोगों को लिखे। तो यहां पर हम उत्तर में लिख देते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के विभिन्न उपयोग निम्न है। चलिए ठीक है, लिख देते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस के विभिन्न उपयोग निम्न है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के विभिन्न उपयोग निम्न है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या सब उपयोग होता है जरा देख लेंगे। सबसे पहले होता है इसका खिलौना बनाने में भी, हम एक नंबर में खिलौना बनाने में। खिलौना के निर्माण में भी होता है। दूसरा होता है मूर्ति के निर्माण में, मूर्ति भी इनसे बनाया जाता है। तो यहां पर लिख देते हैं मूर्ति के निर्माण में। ठीक है, देखेंगे अगला नंबर। घर की सतह को चिकना करने में भी इसका उपयोग होता है। तो यहां पर लिख देते हैं घर की सतह को चिकना करने में। घर की सतह को चिकना करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। चौथा हो जाता है सजावट की सामान बनाने में। सजावट की सामान बनाने में भी इसका उपयोग होता है। तो यहां पर लिख देते हैं सजावट का सामान बनाने में। चलिए ठीक है, इसको लिख लेंगे बढ़िया से। हमको नहीं लगता है कि शायद इस तरह के प्रश्न में अब आप लोगों को समस्या में से कोई ना कोई प्रश्न पूछा ही जाना है। तो ठीक है, इसको बढ़िया से आप लोग उतार लेंगे। धन्यवाद।